नमस्कार, खबरों का आप पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का किया उद्घाटन, नई कारों का दिखेगा जलवा। कल स्वामित्व योजना के तहत बांटने वाले हैं 65 लाख संपत्ति कार्ड। दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज 841 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। आचार संहिता के 215 मामले हुए दर्ज। 5 फरवरी को होगा मतदान। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा। तो केजरीवाल ने किया छात्रों के लिए फ्री बस सर्विस का ऐलान। कंगना की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ एसजीपीसी का प्रदर्शन, कहा अगर फिल्म रिलीज हुई तो कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए पंजाब सरकार होगी जिम्मेदार। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप। सैफ अली खान के संदिग्ध हमलावर का नाम शाहिद, पहले से दर्ज है 5 मुकदमे। पुलिस कर रही अपना काम तो विपक्ष उठा रहा कानून व्यवस्था पर सवाल। सबसे पहली खबर विवाद पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम मोदी ने ऑटो एक्सपो का उद्घाटन भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त भी है और भविष्य के लिए तैयार भी है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री पिछले साल में लगभग 12% की दर से आगे बढ़ी है। इतनी कई देशों की आबादी नहीं है जितनी भारत में हर साल गाड़ियां बिक रही हैं। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांव में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने वाले हैं। योजना के तहत जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें लोगों को जमीन के मालिकाना हक का अधिकार दिया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके। एक के बाद एक कई सराहनीय कदम उठा रहे हैं पीएम मोदी। देखिए, यही कहा जाता है काम, क्योंकि विपक्ष इन कामों पर नजर नहीं डालती है और ना मीडिया में भी सारी खबरें सामने आती है। जैसे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जितने फैसले होते हैं उसके बारे में चर्चा कम होती है। भारत का कद कैसे बढ़ रहा है इसके बारे में बातचीत कम होती है। डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं इस पर टीवी डिबेट नहीं होते, बल्कि केवल डिबेट होते हैं बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, ये आरोप विपक्ष का है तो उसी पर चर्चा कर लो। किसने क्या कहा, किसने क्या विवादित बयान दिया, इन बातों को चर्चा में लाना चाहिए कि कैसे भूमि विवाद, कितने हजार लाख मुकदमे हर साल कोर्ट में जाते हैं इस भूमि विवाद को लेकर। क्यों? क्योंकि इनके पास जो रजिस्ट्री के पेपर है जिसमें फ्रॉड होने की ज्यादा संभावना होती है, उस फ्रॉड के कारण एक दूसरे से उलझ जाते हैं। इसका डिजिटल संस्करण लागू कर रहे हैं। हर व्यक्ति जिसके पास जमीन है, मकान है, उसका मालिकाना हक दिया जाएगा। डिजिटल फॉर्मेट होने से फॉर्जरी के मामले कम होंगे, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। किसान हंगामा कर रहे हैं, लेकिन किसान के हंगामे के बावजूद इस पर नजर नहीं जाती है कि हमारी संपत्ति जो विवादित हुआ करती थी आज पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी है। इसी बीच देखिए, पंजाब में 11 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। 11 किसान, ये किसान है। और मामला क्या है? 2022 का, जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे और उस समय इनकी सुरक्षा को तोड़ा गया था और उस समय जान का खतरा भी बताया गया था। रिपोर्ट आई सामने, धीरे धीरे पता चला कि देखो किस तरह से इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था पूरी सड़क को, और पुल के पास प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा जहां पर सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर से भी लगा हुआ है। इस मामले में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, पंजाब सरकार जैसे घिरती नजर आ रही है, उसमें भी आगे एक्शन होगा। और पीएम मोदी इन चीजों से बेफिक्र होकर एक एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उस तो विपक्ष के लिए काल बनता जा रहा है। जी।
वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन रहा, जहां दिल्ली के सीएम आतिशी, अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा समेत 841 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। 20 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन तीनों पार्टियों के अलावा भी कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद से ही आचार संहिता लागू हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने अभी तक आचार संहिता के 215 मामले भी दर्ज किए हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन रहा, अब आगे क्या? देखिए, अब आगे तो सबसे ज्यादा केजरीवाल की धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि इस बीच केजरीवाल ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले। क्यों बदले? क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर जो उम्मीदवार हम डिक्लेयर किए थे जल्दीबाजी में कि ज्यादा तैयारी का मौका मिलेगा, उसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी हो गई है। हमारे पार्टी के दूसरे नेता विद्रोही हो रहे हैं। अब उस विद्रोह में चिंगारी का काम करेगा। 20 तारीख से पहले डर केजरीवाल के अंदर यह है कि कुछ नेता इनके नामांकन ही वापस करने वाले हैं, और अभी स्क्रूटनी का समय है, स्क्रूटनी भी होगा। जिन लोगों ने ये नामांकन दाखिल किए हैं, आतिशी के नामांकन के समय ही एमसीसी वायलेशन का मामला दर्ज हो गया था कि उन्होंने सरकारी अधिकारी का गाड़ी का दुरुपयोग किया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ही गाड़ी से चल रहा था उनके साथ। तो ये स्क्रूटनी होगा। अभी कुछ लोगों के हो सकते हैं कि उम्मीदवारी कैंसिल हो जाए। और आम आदमी पार्टी की समस्या ये है कि पार्टी के अंदर जो केजरीवाल के रवैये के कारण विद्रोह चल रहा है, उसमें सेटिंग अंदर से भी है कि कौन उम्मीदवार अब सरेंडर करने के मोड में है, कौन वापस ले लेगा नाम, कौन निर्दलीय से जितने लोग लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आम आदमी पार्टी के विद्रोही, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी मुश्किल तो केजरीवाल के लिए है कि जिस तरीके से इस चुनाव में वो परेशान दिख रहा है, लग रहा है कि दिल्ली उनके हाथ से फिसलती जा रही है। जी, इस खबर में बात दिल्ली चुनाव की। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई घोषणा की। भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। गरीबों के सिलेंडर के लिए 500 सब्सिडी मिलेगा। होली दिवाली पर एक कर सिलेंडर भी फ्री दिए जाएंगे। 60-70 साल के बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 कर दी जाएगी। विधवा, दिव्यांगों और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। केंद्र की आयुष्मान योजना भी लागू की जाएगी। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि बस और मेट्रो के किराए का खर्च अब शिक्षा में रुकावट नहीं बनेगा। हमारी सरकार बनने पर हम स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए बसों में मुफ्त सफर शुरू करेंगे और मेट्रो किराए में भी रियायत देंगे। घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, घोषणाओं का अब अहमियत धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एक पैटर्न शुरू किया था दिल्ली के अंदर। वो पैटर्न था कि मुफ्त की सेवाएं दो, फ्रीबीज दो, और उन लोगों को अपने साथ रखो जो केवल डायरेक्ट बेनिफिट से जुड़े हुए हैं, जिनको पूरे दिल्ली के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसने तो कहा था नए यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नए कॉलेज बनाएंगे, नए हॉस्पिटल बनाएंगे। किया क्या इतने समय में? न एक बेहतर हॉस्पिटल बना पाया। जो पहले से हॉस्पिटल थे उसमें एक ब्लॉक बढ़ा देता है, कहता है नया हॉस्पिटल हो गया। न ही कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज बना पाया। जो पुराने कॉलेज हैं उनकी व्यवस्था खराब करके रखा। अभी पूर्वांचली कर रहा है। लेकिन उस समय क्या किया था? कुछ समय पहले ही दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, कह दिया बाहर से जो आए हुए रहेंगे उनको केवल 15% सीटें मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब जो पूर्वांचली की बात ये लोग कर रहा है, क्या उनके जो परिवार के लोग बिहार में, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, उनके यहाँ से कोई बच्चा वहाँ के बोर्ड से पढ़कर आए तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसके लिए 15% सीटें रहे? ये केजरीवाल कहता था। लेकिन केजरीवाल अब पूरा यू टर्न ले लिया है, बच्चों की बात कर रहे हैं। यात्रा कभी भी बाधा नहीं बन सकती है। यात्रा कब बाधा बनी है? कौन से बच्चों ने कंप्लेन किया इसके पास? और किसने कहा कि नहीं हम मेट्रो से जाते हैं, बस से जाते हैं, किराया लगता है, इसलिए किराया में छूट दे दो। छूट दोगे इन बच्चों को, जिसमें से कई ऐसे हैं जिनका ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब के सब
उसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि नहीं, हमको बेहतर पढ़ाई करनी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज से लेकर स्कूल तक में बच्चों को अगर ऐसी सुविधा दे दोगे तो फिर सड़कों पर पार्कों में भीड़ लगेगी, कॉलेज छोड़कर ये दिन भर मेट्रो में घूमते रहेंगे। इस बात को, इस निगेटिव इंपैक्ट को ये नहीं समझता, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये सारी योजनाएं करता है, घोषित करता है। जो स्थिति दिल्ली में बनाई गई है उसमें अब भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो गई, कांग्रेस भी शामिल हो गई, क्योंकि इन लोगों को लगने लगा ये 2013 से लेकर 2024 तक 25 में चुनाव हो रहा है, ये 12-13 साल से अरविंद केजरीवाल कुछ करता है नहीं, सिर्फ फर्जी बातें करता है, केंद्र सरकार को बदनाम करता है, एलजी के ऊपर आरोप लगाता है, आरोप पॉलिटिक्स करता है, मीडिया में बना रहता है। लेकिन ये फ्री बीज के अलावा कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं किया, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। तो इसका मतलब अगर फ्री की सुविधाएं देकर ही दिल्ली के लोगों को लुभाया जा सकता है तो सबने घोषित कर दिया। ये केजरीवाल का पैटर्न है, राहुल गांधी ने भी अपनाया और भारतीय जनता पार्टी भी इसी रास्ते पर चल रही है। तो धीरे धीरे जब तक ये अहमियत खत्म नहीं होगी फ्री बीज की, तब तक ये पार्टियां अब रुकने वाली नहीं है। दिल्ली चुनाव में अब परीक्षा होगी कि किस आधार पर दिल्ली के लोग विकास के आधार पर या सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के फर्जी वादे के आधार पर वोटिंग करते हैं। जी। और अब बात इमरजेंसी पर मचे बवाल की। कंगना रनौत की चर्चित मूवी इमरजेंसी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसके रिलीज से पहले ही काफी विवाद हुआ और अब भी जारी है। पंजाब में फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि एसजीपीसी भी इसका विरोध कर रही है। कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी की रिलीज पर एसजीपीसी के एक सदस्य ने कहा कि इस फिल्म में जो सिख धर्म का इतिहास और 1984 का इतिहास बताया गया है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। साथ ही कहा कि फिल्म रिलीज हुई तो कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि हमने सीएम को भी पत्र लिखा लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। आखिर इस फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है? ये विरोध इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इतिहास को जब तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था गजनी में, इतिहास को ये पद्मावत में, तब किसी का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था। लेकिन ये जो ऐसा इतिहास है जो यहाँ के 50% लोगों के आंखों के सामने से गुजरा है, इसमें ऐसा नहीं कि 200 साल 500 साल पहले की बात है, ये तो आपके सामने से गुजरा हुआ है तथ्य, और जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इमरजेंसी की फिल्म में नई ला दी गई है। जो चीजें चल रही थी और इस पर कई फिल्में पहले से बन गई है, उन्हीं के आसपास ये फिल्म बनाई गई। लेकिन फिल्म देखोगे नहीं, आप कहना शुरू कर दोगे कि नहीं, सिख कम्युनिटी का अपमान किया गया है, इसके साथ गलत किया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये इनके लोगों को, एसजीपीसी के लोगों को पहले फिल्म देखनी चाहिए, यही बात की जा रही है। हर जगह जहां जहां प्रदर्शन हो रहा है ये तो कांग्रेस प्रायोजित प्रदर्शन है, क्या उस झांसे में रहोगे? ये कैसे भूला जा सकता है कि इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया उससे वहां के सिखों का अपमान हुआ, लेकिन उस अपमान का जो परिणाम हुआ वो भी विभत्स था, वैसा भी नहीं होना चाहिए। खालिस्तानियों को बढ़ावा दिया गया, ये कानून व्यवस्था खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन क्रिएट होंगे इस फिल्म से पंजाब के अंदर। अभी कितनी बेहतर है वहां की कानून व्यवस्था। पंजाब में एक आतंकवादी जो हार्डकोर टेररिस्ट है अमृतपाल सिंह, उसको सांसद बना दिया गया, लोगों ने चुनकर भेजा, वहीं से चुनाव लड़ा और लोगों ने चुनकर भेजा। अब उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि अब वो चाह रहा है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बने। उसने अपनी पार्टी बना ली, अब पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में सारी सीटों पर लड़ेगा कि देखो भाई, अब पंजाब में हार्डकोर टेररिस्टों को भी संसद में, विधानसभा में भेजा जा सकता है। और हर दूसरे दिन ये मर्डर हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के एक विधायक को मार दिया, गोली उसके घर में घुस के, दफ्तर में घुस के मार दिया। हर जगह पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भगवंत मान को चाहिए इस्तीफा देकर वहां पर रिकमेंडेशन करे ये लोग कि कुछ समय राष्ट्रपति शासन चाहिए, बॉर्डर स्टेट की जिम्मेदारी केंद्र को लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लोगे तो फिर समस्या होगी। ये हजारों साल पहले के इतिहास दोहराया जा रहा है, हजारों साल पहले, आज की बात नहीं है। उस समय आचार्य चाणक्य ने यही बात कही थी कि जो सीमावर्ती राज्य है वो अकेले नहीं है। मगध साम्राज्य से सहायता मांगने के लिए अगर सिकंदर के खिलाफ गए थे तो यही बोला था कि ये सीमावर्ती राज्य है, भारत का मस्तक है
और इसकी सुरक्षा केवल इन छोटे छोटे राज्यों के हवाले नहीं होना चाहिए। तुम बड़े साम्राज्य हो, सम्राट हो यहाँ के, यहां से सेना लेकर चलो, सिकंदर को सीमा पर रोको, और नहीं तो अंदर घुसेगा तो विध्वंस होगा, सांस्कृतिक विध्वंस होगा। उन लोगों ने समझा नहीं, दुष्परिणाम क्या हुआ आज तक भुगत रहे हैं। चाहे सिकंदर का आक्रमण हो या इन मुसलमानों का आक्रमण हो, मोहम्मद बिन कासिम से गौरी से लेकर यहां तक जयचंद की बात करोगे कि उसने धोखा दिया सम्राट पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन ये स्थितियों को समझना चाहिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब हो या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ राज्य हो या पश्चिम बंगाल हो, ये जितने बॉर्डर स्टेट हैं उस बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र को लेनी पड़ेगी। वहां की राज्य सरकार इतना सक्षम नहीं है। बॉर्डर स्टेट में बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट को चाहे यूनियन टेरिटरी ही क्यों ना बना दो, लेकिन जो स्थितियां अभी पैदा हो रही है उसका दुष्परिणाम सामने आएगा अगर केंद्र सरकार ने बेहतर कदम, कठोर कदम नहीं उठाया तो। जी, आखिरी खबर में बात सैफ अली खान की। सैफ अली खान पर हुए हमले में लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही है। पुलिस ने सैफ अली खान के केस में एक संदिग्ध को पकड़ लिया है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ के दौरान कई बातों का खुलासा हुआ। 16 जनवरी को सैफ पर घर में घुसकर एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। मामले में नई जानकारी सामने आई। मुंबई पुलिस अभी जिस शख्स से पूछताछ कर रही है उसका नाम शाहिद है। हिरासत में लिए गए शाहिद पर पहले से ही 4 से 5 हाउस ब्रेकिंग के मामले दर्ज है। हालांकि क्या ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। एक तरफ पुलिस मामले की जांच कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ नेता कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस मामले पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस तो सर अपना काम कर रही है, ये विपक्ष को क्या हो जाता है, किसी भी मामले पर राजनीति शुरू हो जाती है। जैसे एक्टिव मोड में मुंबई की पुलिस आई और सैफ अली खान के पर हमले जो हुए उसकी जांच में जुट गई। 20-20, 25-25 पुलिसकर्मियों की टीम बनी हुई है, क्योंकि मामला गंभीर है, संगीन अपराध है। लेकिन ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इन लोगों को संभालना है। अपने घर की सुरक्षा क्या पुलिस के हवाले होगी? क्या पुलिस इस व्यवस्था को करे कि हर के बेडरूम में एक एक पुलिस डाल दे? सैफ अली खान जहां सोया हुआ है उसके दरवाजे पर भी पुलिसकर्मी रहे, उसका बेटा सोया हुआ है उसके दरवाजे पर भी पुलिसकर्मी रहे। अभी तक जितनी थ्योरी सामने आ रही है उसमें पुलिस को सबसे ज्यादा शक है कि सैफ अली खान का बेटा जिस कमरे में था और जिस कमरे में पहली बार वो संदिग्ध देखा गया, उसके बाथरूम में जो शाफ्ट है 2-3 फीट का, उसके थ्रू वो आया, क्योंकि उसके मेड का भी कहना है कि उसने बाथरूम की लाइट जलती हुई देखी, बाथरूम के अंदर पहले वो देखा और बाथरूम से उसके बाहर निकलते हुए देखा। ये पुलिस का कहना है कि कोई भी फोर्सफुली जबरदस्ती एंट्री के निशान नहीं है। कोई जाते हुए किसी ने देखा नहीं, आते हुए देखा। दूसरी बात, जब इन लोगों ने हमले के बाद उसको बंद कर दिया कमरे के अंदर, तो फिर कमरे के बाहर से लॉक होने के बावजूद वो गायब कैसे हो गया? इसमें भी पुलिस ने यही देखा और इन्वेस्टिगेशन में बताया कि वो जो बाथरूम के अंदर खिड़की है जिसके साथ शाफ्ट जुड़ा हुआ है उसी से बाहर निकला और वो फायर एग्जिट वाले रास्ते से बाहर निकलकर सीढ़ी पर गया जहां सीसीटीवी में कैद हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये चोरी डकैती का केस हो सकता है जिसमें चाकू मार दिया, लेकिन इसमें जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जैसे कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद अलग अलग बयान दे रहा है, कह रहा है देखो सैफ अली खान के खिलाफ जिस तरह से नफरत पैदा किया जा रहा था, कुमार विश्वास जो बोल रहे थे, दूसरे लोग जो बोल रहे थे, तो उसका असर यह हो सकता है कि सैफ अली खान को मारने की कोशिश की गई। वो एक ऐसे ही अदना सा चोरी करने के लिए गया, चाकू लेके, वो अंदर में मारने के लिए जाना होता तो चाकू लेके जाता या पिस्टल लेके जाता, लेकिन वो गया चोरी करने के लिए। हालांकि ये गंभीर अपराध है, जिस तरीके से ये घटना घटी है उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी पर सवाल उठता है। करोड़ों अरबों रुपया कमाते हो और जिस बिल्डिंग में रहे हो उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो। रिपोर्ट सामने आ रही है, आसपास के वेंडर, काम करने वाले सब बता रहा है कि देखो भाई यहाँ पर कोई भी इंटर हो जाता है, सब्जी वाला लेके चला जाता है, गार्ड के साथ बातचीत होती है, गार्ड ऑटोमेटिक दरवाजा तो है लेकिन वह अपने कार्ड से उसे खोलता है, अंदर चला जाता है। हर फ्लोर पर एक ही फ्लैट है और किसी फ्लोर का नाम लिया चला गया। तो कैसे हुआ ये सिक्योरिटी सिस्टम, कैसे थी उस बिल्डिंग की? लाखों करोड़ में फ्लैट बिकते हैं। आपने क्या व्यवस्था करके रखी है? सफिशिएंट सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे हुए हैं।
तो फिर आंखों में पट्टी बंधी हुई थी उस समय जब यहां पर सिक्योरिटी का मसला उठता होगा, उस बिल्डिंग के सारे लोग जितने रहते हैं उसकी मीटिंग होती होगी, वेलफेयर एसोसिएशन होगा, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करोगे, सारी व्यवस्था सरकार करे, आप करोड़ों करोड़ कमाओ, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए सामान्य स्थितियां भी पैदा न करो। जब कुछ गलत हो जाए तो उसके बाद सरकार के ऊपर जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दो। लेकिन जो विपक्ष के तरफ से थ्योरी गढ़ी जा रही है कि देखो भाई सैफ अली खान के ऊपर हमले हुए हैं, क्यों हुए हैं? क्योंकि वो मुसलमान है और उसने कई बार मुस्लिम मुद्दे पर हिंदुओं के खिलाफ बात की है और उसने मोदी की भी बुराई की है, इसलिए उसके ऊपर हमला करवाया गया। तो सैफ अली खान अकेला मुसलमान है हिंदुस्तान में या बॉलीवुड में जो पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है? ये जावेद अख्तर के ऊपर तो हमला नहीं हुआ, सलीम खान के ऊपर नहीं हुआ, सलमान खान के ऊपर हुआ। क्यों? क्योंकि वह काले हिरन वाले मामले में बिश्नोइयों से माफी अभी तक नहीं मांगा है, वो उसका मामला ही अलग है। तो सिर्फ इस तरह का माहौल क्रिएट करने की जो ये लोग कोशिश कर रहा है उसको मुंबई पुलिस जवाब देने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी जो स्थितियां हैं उसमें तो दिख रहा है कि वो इसके घर में उसी खुफिया रास्ते से सांप से गया और वहां पर जो झड़प हुई है, जिसके बाद इनके फैमिली के स्तर पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आखिरकार सैफ अली खान ऑटो से क्यों गया अस्पताल तक? वो उसने अपने बड़े बेटे को क्यों बुलाया, इब्राहिम को? क्यों नहीं करीना कपूर साथ में गई? अगर उनके दोनों छोटे बच्चे थे, उसके घर में और लोग थे जो 2-2, 3-3, 4-4 नौकरानियां रखे हुए हैं, उन लोगों को छोड़ के अकेले ये अपने बड़े बेटे के साथ ऑटो में क्यों गया, अपनी फैमिली कार में क्यों नहीं गया? थ्योरी तो बहुत सारी है, प्रॉब्लम क्या है, कहां से है, किसने क्या किया, ये तो मुंबई पुलिस बताएगी, तब पता चलेगा धीरे धीरे कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है इसमें भूमिका किसकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।